हरियाणा साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर में मकान और दुकानों में भीषण आग लग गई। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी हैं। वहीं मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हैं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। मकान और दुकान जलकर खाक हो गए हैं। कई मकान और दुकान जलकर खाक हुए हैं। ऊंची ऊंची लपटें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हालात भयावह हो गए हैं। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और हालातों को देखा जा रहा है। दरअसल ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। कई मकान और कई दुकान इसकी जद में आ गए, जो जलकर खाक हो गए। जैसे ही आग की सूचना लोगों को हुई, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। औरैया में सपा नेता धर्मेंद्र यादव को गैंगस्टर मामले में इटावा जेल से जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों ने जुलूस निकाला। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जुलूस में तमाम लग्जरी कारों और गाड़ियों का जमावड़ा नजर आया। इस दौरान बहुत से समर्थकों के मुंह पर ना तो मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। दरअसल धर्मेंद्र यादव सपा का नेता है। वो सपा युवा जन सभा का जिलाध्यक्ष है। उस पर हत्या समेत कई गंभीर केस दर्ज हैं। सपा ने उसे जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी भी बनाया था। धर्मेंद्र यादव दिबियापुर थाना क्षेत्र के उमरसाना का रहने वाला है। वो गांव का प्रधान भी रह चुका है। चुनाव से पहले गैंगस्टर के तहत उसे जिला बदर घोषित किया गया था और इटावा जेल भेज दिया गया था। फिलहाल गैंगस्टर के मामले में जमानत मिलने पर आज इटावा जिला जेल से बाहर आने के बाद उसके जुलूस का वीडियो वायरल हो गया। और एटा में अपनी दो बहनों के साथ हो रही छेड़खानी की सूचना मिलने पर पहुंचे 3 भाइयों को दबंगों ने गोली मार दी। वारदात बागवाला इलाके के कीलर मऊ और अचलपुर गांव के बीच मौजूद बाग के पास अंजाम दी गई है, जहां से अपनी बहनों के साथ हो रही छेड़खानी को रोकने पहुंचे 3 भाइयों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से तीनों भाई सत्यवीर, पिंकू और शेषपाल बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ज्यादा हालत खराब होने की वजह से शेषपाल को आगरा रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इनकी दोनों बहनें खेत से सूखी लकड़ियां लेने गई थी और जहां पर 3 युवकों ने इनके साथ छेड़खानी की है। वहीं जब भाइयों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने तीनों भाइयों को गोली मार दी। कीरामऊ की 2 लड़कियां अचलपुर के एक छोटा सा बाग था, वहां पर लकड़ी बीनने के लिए गई थी और जिसका बाग है, और जब लकड़ी बीन रही थी तो वहाँ उनके लड़के बाग में आ गए। उन्होंने से विरोध किया कि बिना हमारे पूछे लकड़ियाँ आप कैसे यहाँ से बीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी बात पर लड़कियों में कहासुनी हुई। लड़कों ने जो है लड़कियों के साथ मारपीट कर दी और उनकी लकड़ियाँ वहीं फैला दी। सूचना पुलिस मौके पर जाकर के 3 लड़कों को जिला अस्पताल ले गई थी। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। वो घर आ गए हैं और FIR दर्ज करते हुए, सोशल मीडिया धारा FIR दर्ज करते हुए अपनी गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रही है। बांदा जेल में बंद मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार पर शिकंजा कसेगा। फर्जी कागजात के जरिए बाराबंकी में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट ने तलब किया है। इस मामले में 14 जून को मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। बाराबंकी की SP यमुना प्रसाद के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट लाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इस मामले में वांछित 3 आरोपियों आनंद यादव, मुजाहिद और शाहिद के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। में एक मुकदमा लिखा गया था 369/21 जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके अन्य साथियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उसमें एक अपराधी जो मुख्तार अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है, जिसमें हमारी टीम ने 29/5/21 को वारंट भी तलब कराकर उसका बयान बांदा जेल में जाकर के लिया था। उसके बाद यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा इसको 14/6/21 को तलब किया गया है। यहाँ से वारंट बना है इसका। 14/6/21 को कोशिश करेंगे कि यहाँ न्यायालय में ला करके इसका बयान कराया जाए।
बरेली में गैंगरेप की बेहद घिनौनी वारदात सामने आई है। मामला इज्जत नगर इलाके के धीमरी गांव का है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा का एक और दोस्त भी मौके पर मौजूद था। इन तीनों को धीमरी गांव के पास करीब आधा दर्जन हैवान युवकों ने रोक लिया और फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी। हालात को देखकर पीड़ित लड़की का एक दोस्त स्कूटी लेकर फरार हो गया। वहीं लड़की को आधार बनाकर दर्जन हैवानों ने खेत में खींच लिया, जहां पर बारी बारी से इन लोगों ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं इस दौरान लड़की के फ्रेंड की बेरहमी से पिटाई की गई। थाना इज्जत नगर पर एक बालिग युवती के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 31 मई को उसके साथ 5 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो वादिनी है उसका मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ 164 सीआरपीसी के बयान की कार्रवाई भी की जा रही है और जो 5 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और इसमें साक्ष्यों के आधार पर जो संपूर्ण कार्रवाई है उसको किया जाएगा। यूपी में कोरोना के केस तेजी के साथ घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1092 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 कोविड मरीजों की जान गई है। प्रदेश में अब तक कुल 21,151 कोविड मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं एक्टिव केस की तादाद घटकर 19,438 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 97.6% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना की वजह से 120 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कल ही 3,09,017 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में कल 4,01,582 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रदेश में 5,000 से अधिक केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 3T जो 3 T हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर मूवमेंट रोका गया है, आना जाना जो है वो सीमित किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और इसके साथ साथ एग्रेसिव वैक्सीनेशन, ये जो 5 तत्व हैं 3T+2, ये जो 5 तत्व हैं इनकी जो एक एग्रेसिव उनका समीक्षा, उनका फॉलोअप माननीय मुख्यमंत्री का, और स्वयं 18 मंडलों में जाकर 40 जनपदों का दौरा करने के बाद मरीजों से खुद जाके मिलना, अस्पतालों को जाकर देखना। कोरोना महामारी के दौर में गरीबी से जूझ रहे एक शख्स ने बड़े बीमार भाई के इलाज और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपने मासूम बच्चे का लाखों में सौदा कर दिया। मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद बिजनौर पुलिस ने बच्चे को अपने पिता के पास वापस पहुंचा दिया। बिजनौर के चंपा देवी इलाके में ये मनोज सैनी का मकान है। इसी मकान में मनोज सैनी अपने 3 बच्चों और बड़े भाई के साथ रहते हैं। 1 साल पहले मनोज सैनी की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। मकान की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना आसान है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय कितनी कमजोर होगी। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी और उसकी वजह से चौपट हुए कारोबार से परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। इधर मनोज के बड़े भाई प्रवीण पिछले 1 साल से गैंग्रीन जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमार प्रवीण की माने तो भाई का कारोबार खत्म होने की वजह से परिवार की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। इसलिए मनोज ने उनके इलाज और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए पैसों के एवज में अपने बेटे को अपने दोस्त को गोद दे दिया। हमारे कोई रिश्तेदार है गाँव में, कह रहे वो मोहल्ले से दूर बैठने लगे, बोला यार मेरा बच्चा नहीं है, लौंडा नहीं है, तो ये लौंडा हमें दे दे। तो उन्हें भाई मेरा इलाज भी हो जाएगा और अपना वो मेट्रो ले लगा, मैं चला जाएगा, मजदूरी हो जाएगी। जैसे ही पुलिस प्रशासन के अफसरों को मीडिया के जरिए इसकी सूचना मिली तो आनन फानन में बच्चे को पिता के पास वापस पहुंचा दिया गया। साथ ही बच्चे को गोद देने के एवज में मिले पैसों से खरीदी गई ई-रिक्शा भी जब्त कर ली गई। लेकिन पुलिस की माने तो बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद है और बच्चे के पिता ने बच्चे को अपने दोस्त को गोद दे दिया था, जिसकी कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने अपने दोस्त विजय पाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लोगों के ताना के डर से, सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। गोदनामे की जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक बच्चा उनके पास ही है। बच्चा खुश है। बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद और गलत है। कहते हैं गरीबी इंसान से क्या खुश नहीं कराती है, और कोरोना की महामारी ने तो लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। ऐसे में लोग गुजर बसर करने के लिए
गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं, लेकिन ऐसे ही संकट के समय धैर्य और नैतिक सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। अनलॉक होने के साथ ही आगरा के लोग ताजमहल को खोलने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जून तक स्मारकों को बंद रखने का फैसला किया है। ऐसे में 15 जून के बाद ताजमहल या फिर दूसरे स्मारक आम लोगों के लिए खोले जाएंगे या फिर नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय करेगा। बहरहाल देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमती दिख रही है, जिसके बाद स्मारकों को खोलने की मांग उठने लगी है। आगरा में ताजमहल बंद होने की वजह से पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में यहां के कारोबारी ताजमहल को जल्द खोलने के साथ ही राहत पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के कदरदान ये मांग कर रहे हैं कि ताजमहल को खोला जाए। एएसआई ने, भारत सरकार ने ताजमहल को 15 जून तक अभी बंद रखने का निर्णय दिया है। तमाम स्मारक भी 15 जून तक बंद हैं, लेकिन जिस तरह से अनलॉक में तमाम रियायतें स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई हैं, और ऐसे में आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री ये मांग कर रही है कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान का कोई गेटवे है टूरिज्म का तो ताजमहल है, और उसको खोला जाए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 5 लाख लोग जिनकी रोजी रोटी ताजमहल की वजह से चलती है, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी मिल सके। ताजमहल से जुड़ी हुई जो तमाम होटल इंडस्ट्री है, एम्पोरियम से जुड़े हुए लोग हैं, जो पेठा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका जो धंधा है वो ट्रैक पर लौटे, और जो लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके घर में ठीक से चूल्हा जल सके। हज़रा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। यूपी में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने हैं, जिसकी तारीख का ऐलान राज्य चुनाव आयोग ने कर दिया है। करीब 1.5 लाख पदों के लिए एक बार फिर वोटर्स के पास अपना नेता चुनने का मौका है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है। पंचायत में खाली पड़े पदों को भरने के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। पंचायतों में खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1,41,000 से ज्यादा पद पर चुनाव की अधिसूचना जारी। कोरोना की वजह से चुनाव को टालने वाले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में खाली पड़े 1,41,000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1,41,000 से ज्यादा पदों पर होंगे चुनाव। 6 जून को नामांकन और 7 जून को नाम वापसी। वहीं 12 जून को वोटिंग होगी और 14 जून को काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कब होंगे। कोरोना के चलते ये चुनाव टाल दिए गए थे और ये कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। पंचायतों में जो 1,41,700 से ज़्यादा रिक्त पद पड़े हैं, वहाँ 12 जून को वोटिंग होनी है और 14 जून को उसके परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में अब ये मान कर चलिए कि इन चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तेजी शुरू हो जाएगी। 6 जून को नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और नामांकन खत्म होने के फौरन बाद स्क्रूटनी भी होगी। दरअसल पंचायतों में खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक पंचायतों में खाली 1,41,700 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिला पंचायत सदस्य के 2 पदों के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के 54 पदों के लिए भी वोटिंग होगी। ग्राम प्रधान के 28 पदों के लिए वोटिंग होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के 1,41,712 पदों के लिए वोटिंग होगी। जैसे ही खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों को हरी झंडी दिखाई। एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीद बढ़ गई और उम्मीद जताई जा रही है कि 14 जून के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग इन दोनों पदों पर चुनाव की डुगडुगी बजा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होने हैं चुनाव। 12 जुलाई से पहले चुनाव होना जरूरी। 12 जुलाई तक ही प्रशासकों को मिले हैं अधिकार। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने हैं चुनाव। 826 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए होना है चुनाव। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, जिससे गाँव की सरकार चुनने का रास्ता पूरा साफ हो सके और ग्रामीण इलाकों में विकास की राह पूरी तरह से खुल सके। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की नजर जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों पर टिकी हुई है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत का झंडा वो बुलंद कर सके।
राज्य निर्वाचन आयोग 20 जून के बाद इन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 20 से 21 दिन की पूरी चुनावी प्रक्रिया है और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया 8 से 10 दिन की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा, उसमें कोई बैलेट पेपर नहीं होगा, बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से जो पर्चा छपवाया जाएगा उसमें जो वोटर होंगे वो उस नाम के आगे टिक लगाएंगे। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी एक खबर है। अतीक अहमद के भाई गैंगस्टर पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के भाई गैंगस्टर खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। धूमनगंज थाना पुलिस ने कसारी मसारी में 5 बीघे में से 12 भूखंडों को कुर्क किया है। सभी भूखंडों को कुर्क कर पुलिस ने नोटिस बोर्ड लगा दिया है। धूमनगंज थाना अध्यक्ष को कुर्क की गई जमीनों का प्रशासक बनाया गया है। मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, पिछले करीब 1 साल से ऑपरेशन माफिया के तहत पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके जो गैंग है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते पिछले करीब 2-2.5 महीने से ये अभियान रुका हुआ था। अब जब लहर कम हुई है तो एक बार फिर से अभियान शुरू किया गया है और इसी कड़ी में जो अतीक अहमद के भाई हैं पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ, उनकी 12 संपत्तियों को आज जब्त किया गया है कि सारी संपत्तियां शहर के धूमनगंज इलाके में थी। प्लॉट थे ये सारे खाली पड़े हुए थे, इन पर कोई निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन बेशकीमती जमीनें थी ये सब और अनुमानित कीमत जो है इनकी तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। वहां पुलिस का बोर्ड लगा दिया गया है और लोगों को ये सूचना दी गई है कि इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, इसलिए इसको कोई खरीदे नहीं और इस पर किसी तरह का निर्माण नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद फिर से एक बार ऑपरेशन जो माफिया के तहत कार्रवाई की जा रही थी और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां प्रयागराज में हो रही थी, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी से खास बातचीत में कहा कि 3 साल के सियासी सफर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना कई मायनों में अहम है और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ेंगे। मशहूर साया और मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुके इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अल्पसंख्यक मोर्चे का चेयरमैन बनाया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इमरान, क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी सर्वाइव कर रही है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। चुनौती कितनी बड़ी है और किस तरीके से आगे आप रिवाइवल करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश देखना है। माइनॉरिटी में जितनी कौमें आ रही हैं, मुसलमानों के अलावा भी बौद्ध हो गए, सिख हो गए, पर्सियन हो गए, जैन हो गए, मुझे सबको जोड़ना है। पूरे देश से एक युवा नेताओं की एक टीम जो है वो खड़ी करनी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस उम्मीद पे खरा उतरूंगा जो नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और प्रियंका गांधी की टीम पे भी रहे हैं और अब राष्ट्रीय टीम में आ गए हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में के लिए आपकी स्ट्रेटजी है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुहाने पे खड़ा है और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है। आने वाला चुनाव हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है। प्रियंका गांधी जी इस देश का सबसे भरोसेमंद चेहरा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब प्रियंका जी पूरी तरह से उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का रंग बहुत अलग होगा। जो अभी ये सोचते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, उन्हें हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम ही हम नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रियंका जी दिल्ली होते हुए जितना उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, उतना विपक्ष का कोई नेता उत्तर प्रदेश में एक्टिव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी मानती है कि हम एक मजबूत विपक्ष बन के सामने खड़े हैं उसके, और इस मौजूदा जो चुनाव आने वाला है उसमें हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं बड़े दावे नहीं करता कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन ये दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी।